गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे। वेलकम। आज हम वायुमंडल पे अपने लेक्चर्स शुरू करेंगे और बहुत से लोग गुरु पूर्णिमा के लिए प्रणाम कह रहे हैं, तो आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप अपने लक्ष्य तक खूब खुशी से, खूब एम्पावर्ड होकर पहुंचे और जल्दी से जल्दी अपना जो भी लक्ष्य आपने रखा है, यूपीएससी के लिए जो भी रैंक आपने सोचा है वो आप पा सकें। ठीक है। सो ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है और किसी छात्र ने लिखा सर होमवर्क करके एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है। इकाई 4 पर आ गए हैं। आपके लिए किताब एनसीईआरटी क्लास 11th की जो मैं बात करता हूं, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, उन सिद्धांतों की किताब में ये इकाई करनी है। अगले कुछ दिनों तक हम जलवायु से जुड़े हुए चीज करेंगे। चलिए, आपकी बहुत सारी मुझे विशेष आ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एनसीईआरटी के जो चैप्टर बोले थे वो समझ नहीं आ रहा है। सुप्रिया जी, क्लास के साथ करें, क्लास पढ़ें उसके बाद वो पढ़ें, है ना। अगर आपको हिंदी माध्यम से देना है और हिंदी माध्यम से ही पढ़ रहे हैं तो क्लास के साथ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। चलिए, तो बहुत से छात्रों ने चैट पर मुझे जानकारी मिली कि 2 अंतर मैंने होमवर्क दिए थे, मरकाली और रिक्टर मापनी में क्या अंतर है। तो बहुत से लोगों ने शायद उस पर सही उत्तर भी दिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे और सीधा आते हैं वेदर रिपोर्ट। सभी लोग अपने वेदर रिपोर्ट भेजते रहते हैं। आज उसी वेदर रिपोर्ट से अब हम एकदम बीच में आ गए हैं जहां हमें उस विषय पर कार्य करना है, तो उसी से शुरू करते हैं। ठीक है। तो रिक्टर और ये जो हमारा मरकाली जो मापनी है, जो स्केल्स हैं, इनका जो डिफरेंस था, ये मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक बार फिर सुनामी की क्लास लूंगा, तो उसमें मैं फिर से बात करूंगा। तो फिर भी मैं जो होमवर्क था उस पर बात जरूर करना चाहता हूं। ये जो हमने होमवर्क दिया था कि ये भूकंप से जुड़े हुए विषय पर रिक्टर मापनी और मरकाली 2 व्यक्तियों के नाम पर ये मापनी रखी गई, स्केल किया गया। तो इनमें अंतर क्या है? तो रिक्टर जो है भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंप में कितनी ऊर्जा थी, ऊर्जा का मापक। ठीक है। इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, लॉग से है, गणितीय स्केल कहूंगा मैं इसको, गणितीय है। ठीक है। और मात्रात्मक है। जो छात्र नहीं जानते तो मैं इसको कहूंगा लॉगरिथमिक। मैथ्स में लॉग आप करते हैं तो लॉगरिथमिक स्केल है। और मात्रात्मक का मतलब ये मात्रा को नापता है, तो क्वांटिटेटिव है। ठीक है। ये जो है मरकाली भूकंप जनित विनाश को देखता है। ठीक है। ये इंटेंसिटी कितना कंपन हो रहा है, कंपन को देखता है और उस कंपन से कितना नुकसान हुआ उसे देखता है। और ये एक मैं कहूंगा लॉगरिथमिक स्केल नहीं कहूंगा, इसे मैं विजुअल स्केल कहूंगा। विजुअल है मतलब देखकर बताया जाता है, इसमें गणित कम है और ये मात्रात्मक की जगह गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। ठीक है। ये कुछ बिंदु हुए जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे। सभी लोग अपना तापमान और सब चीज लिख रहे हैं, लेकिन हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो आज मैं वेदर रिपोर्ट नहीं ले रहा हूं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को। विषय पर चल रहे हैं। ठीक है। अब ये वाली जब मैंने किताबों में पढ़ी तो मैंने भी इसको रट लिया कि रिक्टर स्केल क्या करता है, ऊर्जा जितनी निकली, और मरकाली जो है भूकंप जनित। तो बहुत से छात्रों ने शायद ये उत्तर सही भी दिया है, लेकिन मैं कभी भी इसका जो है व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो कभी समझ नहीं पाया, तो मैं इसे काफी अपने पास रखता था।
फिर जब मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो विजुअल स्केल आए, से फॉर एग्जांपल रिक्टर, तो आपके पास एक वैज्ञानिक तरीका है जिसमें कि भूकंप आया, ये भूकंप है, ये इसका उद्गम क्षेत्र है, तो इसमें कितनी तरंगों की क्या ऊर्जा है इसको नापा जा सकता है और इसके थ्रू आप जो है उद्गम क्षेत्र पर भी पहुंच सकते हैं। ये बताइए मरकाली स्केल कैसे नापते कैसे हैं? मरकाली स्केल नापता कैसे है, मतलब किस उसमें होता है? सर वेदर तो दिन में एक बार चेंज होता ही है, तो हम कौन सा वेदर टाइम सही माने? रश्मि जी अभी बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं आपको। विदोत्तमा कह रही सर मैंने भी यही लिखा था, बहुत अच्छी बात है। सर मरकाली, तो मरकाली की मापनी कैसी होती है, मतलब उसे कहां पर होती है, हाउ डू वी मार्क इट? सो मरकाली जो है ना, ये जो 1 से 12 तक है, 1 से लेकर और 12 तक है, इसको कहते हैं पूर्ण विनाश। सब खत्म हो गया, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, सो वायु में एयर इंडेक्स क्या है? तो एयर इंडेक्स की अभी आप चिंता नहीं करिए, एयर इंडेक्स की कोई चिंता नहीं करेगा। एयर इंडेक्स होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वायु की गुणवत्ता का इंडेक्स है, एक सूचकांक बनाया है कि वायु की गुणवत्ता क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए कि कैसा लगता होगा मरकाली स्केल? चलिए मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं, व्यवहारिक उदाहरण। एक छात्र है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ठीक है, और किस में पढ़ रहा है? स्ट्रीट लाइट में पढ़ रहा है। इसके घर में बिजली नहीं है, तो ये मोहल्ले की जो लाइट है उसमें पढ़ रहा है, इसके घर में नहीं है। ठीक है सर, कभी देखे नहीं, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं आपको, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब ये जो पढ़ रहा है अपनी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में एक छात्र है, वो पढ़ रहा है और वो जो है उसके घर में ऐसा लाइट नहीं है, तो वो मोहल्ले की जो लाइट है उसमें पड़ता है। लेकिन अभी उसे थोड़ा सा अंधकार ज्यादा लग रहा है, तो जल्दी बताइए क्या विकल्प है कि यहां पे रोशनी बढ़ जाए? रोशनी कम है, जल्दी से बताइए। रोशनी कम है, रोशनी कम है, जल्दी से बताइए कैसे रोशनी बढ़ाई जा सकती है कि ये बेहतर पढ़ सके? जल्दी से देखना चाहता हूं क्या विकल्प है मेरे पास। सर लाइट के पास चला जाए, बहुत अच्छी बात है। सर ये एक्स को छोड़ दे, एक्स बिंदु को छोड़कर कहां पर आ जाए? वाई बिंदु पर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। और कोई तरीका? और कोई तरीका? सर घूम जाए, ठीक है, घूम जाएगा तो मतलब एक्स से अगर वाई पे आ गया तो सभी लोगों ने कहा अपना स्थान बदल दे, बहुत अच्छी बात है। और कोई तरीका? और कोई तरीका? इसके पास लाइट केवल स्ट्रीट लाइट है, सर लाइट के पास चला जाए, बिल्कुल सभी लोग लाइट के पास। और सोचिए, एक एक बिंदु छोड़ दें, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट एक बिंदु छोड़ दें। लाइट के पास चला गया, लाइट के पास चला गया। और कोई तरीका? सर बल्ब बदल दो, बल्ब की वॉट बढ़ा दो, ज्यादा शक्ति वाला लगा दो। अगर ये लगा हुआ है मान लीजिए 100 वाट का, तो इसको आप 1000 वाट का लगा दीजिए। समझ में आया? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? दो तरीके हैं ना, आप सब एक ही तरीके पे अटके हुए थे कि सर पास चले जाइए, पास चले जाइए, पास चले जाइए। लेकिन बल्ब भी तो बदल सकता हूं, बल्ब बदलूंगा तो रोशनी अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, दो तरीके हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये भूकंप है, ये भूकंप है, यहां से भूकंप, एक भूकंप आया एक्स, और इसकी जो इससे जो ऊर्जा निकली, इससे जो ऊर्जा निकली, इसको रिक्टर मापनी ने कहा कि ये 5.0 था।
उसके बाद एक और भूकंप आया, लगभग यहीं से आया। वाई एक और भूकंप आया कुछ समय बाद, लगभग यहीं से आया, लेकिन इस बार रिक्टर स्केल पर यह 10 गुना अधिक शक्ति वाला है। तो रिक्टर पे उन्होंने कहा यह 6.0 है। बच्चों क्या चेंज हो रहा है? बल्ब चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो रिक्टर क्या नापता है? ऊर्जा नापता है, बल्ब की वोल्टेज, कितनी ऊर्जा निकली। तो अगर रिक्टर 7 है तो रिक्टर 6 से लगभग 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। शक्ति देखता है, शक्ति विनाश नहीं देखेगा। विनाश तो बाद की बात है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि मरकाली क्या नापेगा। सो बच्चों यहां भूकंप आया, एक्स वाई जेड, कहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होगा? जल्दी से बताइए, कहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है? अगर पूरे के पूरे एक्स वाई जेड में इमारतें खड़ी हैं तो कहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने की गुंजाइश है? जल्दी से बताइए। एक्स वाई जेड कहां पर? सर एक्स पे सबसे ज्यादा, एक्स पे सबसे ज्यादा, उसके बाद वाई पर। तो यहां से तरंगे जो है फैलना शुरू होंगी। इस तरह से फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी बच्चों? पृथ्वी की सतह पर तो इस तरह से फैलेंगी ना ये तरंगे। सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि ये पास में, जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं तो नुकसान कम हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या होगा? मरकाली 12, यहां पर क्या होगा? मरकाली 10, यहां पर क्या होगा? मरकाली 8, और दूर जाऊंगा तो मरकाली 6, और दूर जाऊंगा तो मरकाली 5। समझ में आया बच्चों? मरकाली सतह पर है, मरकाली सतह पर है। और अच्छे से चित्र बना के बताता हूं। यहां कहीं भूकंप आया, यह भूकंप का अधिकेंद्र है, एपीसेंटर। एपीसेंटर में सबसे ज्यादा विध्वंस कहां होगा? यहां पर होगा। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो बच्चों विध्वंस कम हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या होगा? अगर यहां सब कुछ विनाश हो चुका है, अगर केंद्र पे जैसे टर्की में हुआ सब कुछ विनाश हो गया, तो वो घोषित कर देंगे 12, 11, 10, 8 इत्यादि। इनको कहा जाता होमोसीजमल लाइन। सभी को समझ में आया? तो मरकाली क्या है? एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इस तरह का एक स्केल बनाया, और ये स्केल गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक नहीं है, इसको मेजर नहीं करता, इसमें बस फोटो होती है। इस फोटो को देखिए, इसमें तो पूर्ण विनाश हो गया, तो यानी ये तो 12 का रेंज है, 10, 11 इस तरह से दूर चला जाएगा। सभी लोग को समझ में आया? सभी लोग को समझ में आया? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप एपीसेंटर, क्या मैं कह सकता हूं इस लैंप के नीचे एपीसेंटर है, अधिकेंद्र है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मरकाली की मात्रा कम होती जाएगी। मरकाली 12, मरकाली 11, मरकाली 10, मरकाली 9, मरकाली 8। ठीक है? किसी छात्र ने पूछा कि सर मरकाली क्या होता है? बेटा आपने होमवर्क नहीं किया तो एक बार देख लीजिएगा। सर एनर्जी केवल एपीसेंटर का ही माप सकते हैं। बेटा एनर्जी तो यहां से आएगी ना, एनर्जी तो यहां से आई, एनर्जी तो यहां से आई ना, जो स्रोत है एनर्जी तो स्रोत ही होगी ना। बेटा बल्ब तो यहीं पे नापोगे कि नहीं नापोगे? बल्ब कितने वॉट का है वो तो यहीं पे नापेगा, लेकिन बल्ब का प्रकाश कहां कहां का पहुंच रहा है? बिंदु ए पर, बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, बिंदु डी पर। प्रकाश तो अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है? किसी ने कहा सर केंद्र में 12 ही होगा क्या? अगर पूर्ण विनाश हो गया तभी 12 होगा बच्चों। मैंने कहा ना कि ये जो 12, 11, 10, 9, 8 है, ये किसका है? ये आपको एक फोटो देखनी है, वहां पर जाकर उस स्थान पर जाकर देखना है कि अरे यहां विनाश कैसा हो गया। 12 का मतलब सब सपाट हो गया, सारे के सारे इमारत ढह गए, एकदम सपाट हो गया, तब 12 है। जरूरी नहीं है 12। मान लीजिए रेगिस्तान में एक मरुस्थल में एक भूकंप आया, ठीक है, वहां ऐसा कोई स्थायी नहीं, कोई चीजें तो टूटा ही नहीं, तो वहां पर भी 1 ही रहेगा। समझ में आया? आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इस विषय को यहां छोड़ते हैं। आज किस विषय पर है? और एक बार भूकंप को फिर लेकर आएंगे सुनामी में। तो जितने भी छात्र मुझसे अभी क्लास में जुड़े हैं, मुझे लगा कि ये होमवर्क होना चाहिए, तो पहले 15 मिनट मैंने आपको थोड़ा सा अंदाजा दिया कि क्या। सर अगर केंद्र में विनाश नहीं हुआ निशांत पांडे, तो जो उसमें देखिए विजुअल स्केल में आपको बताना चाहता हूं, बहुत से छात्र जो है विजुअल स्केल नहीं समझ पा रहे।
तो आपको पता है विंड कैसे नापी जाती है? क्या आप लोगों को पता है कि पवन कैसे नापी जाती है? सभी लोग लिखेंगे, इसका नाम है बोफोर्ट स्केल। बोफोर्ट स्केल। यदि आपको याद हो, उत्तर अमेरिका में कनाडा के ऊपर बोफोर्ट सागर था। बोफोर्ट मापनी। पवन की तीव्रता, विंड स्पीड, इससे नापी जाती है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सर ये पता नहीं था, लेकिन आज अच्छे से समझ में आया, अच्छी बात है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो मुझे जो है भारतीय मौसम विभाग के लिए एक वेदर रिपोर्ट बनाना था, मुझे बनाना था। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा कार्य ऐसा था, कार्य क्षेत्र ऐसा था कि जहाज़ों पर हम समुद्र में जाते हैं और समुद्र में हम सारे क्षेत्रों की वेदर रिपोर्ट बनाकर भारतीय मौसम विभाग को भेजते हैं। अगर हम भारत में हैं, भारतीय हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में मैं किसी और को भेजता था, अटलांटिक महासागर में किसी और को भेजता था। तो जब मैंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए जब मैंने पहली बार अपनी वेदर रिपोर्ट बनाने की सोची, तो मेरे जो सीनियर थे, मैंने उनसे कहा वेदर रिपोर्ट कैसे बनानी। उन्होंने कहा ये फॉर्म होता है, इस तरह से इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फॉर्मेट है, इसमें कोड है, डालते चले जाइए। तो उसमें आया विंड स्पीड, पानी का जहाज चल रहा है, हवा चल रही है। तो मैंने कहा विंड स्पीड का कोड कैसे आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा विंड स्पीड कितनी है? ये तो बहुत तेज हवा है, दिशा भी बतानी है, हवा भी बतानी है। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको समुद्र देखना है। मैंने कहा समुद्र मैंने देख लिया, उसमें लहरें देखनी है। अगर लहरें बिल्कुल नहीं है, एकदम शीशे के समान लग रहा है समुद्र, तो उसे दिया जाएगा 0। अगर छोटी छोटी पहली प्राथमिक लहरें बन रही है, उसका कोड है 2। उसके बाद और बड़ा कोड ये, और तूफान का कोड है नंबर 6। मैंने कहा ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने मुझे एक स्केल दिखाया, ये बोफोर्ट स्केल है। तो इसमें क्या रहता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर एक चित्र रहता है, फोटो रहती है, चित्र। इस चित्र को देखिए और समुद्र को देखिए, इस चित्र को देखिए, समुद्र को देखिए, मिलाइए, मिलान करिए। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है 3 है, तो कोड 3 हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? विजुअल स्केल। सो आपको देखकर अंदाजा लगाना है कि अभी कैसी गति होगी। सभी लोग को समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको बदल देते हैं, कहां पर जाते हैं? भूकंप वाले स्थान पर गए। भूकंप वाले स्थान पर गए और आपको कहा बताइए कि ये कितना विनाश हुआ। तो आप ऐसे चित्र देखेंगे, आप भूकंप का स्थान देख रहे हैं, फिर आप यहां चित्र देखेंगे, मरकाली के चित्र। ओके, यहां तो सब विनाश हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? 12। अरे यहां तो कुछ भी विनाश नहीं हुआ, और यहां पे तो 3 वाली फोटो से टैली हो रहा है, तो 3। समझ में आया? तो किसी छात्र ने कहा क्या हमेशा 12 होगा? नहीं नहीं बच्चे, बिल्कुल 12 नहीं होगा। कहां से देखेंगे? वो जो चित्र दिया हुआ है, चित्र से मिलान करेंगे उस जगह के नुकसान का, और फिर उस हिसाब से अंदाजा लगा के बताएंगे। सभी लोग क्लियर? तो 10 मिनट का करंट मैप पढ़ाने वाले अब नहीं करते बेटा। बहुत सारे इशू ये हो गया है कि बहुत सारे छात्रों का निवेदन है कि सर 1 ही घंटे में खत्म करिए। तो जो करंट मैप वाला लेकर आए, तो वहां एक चुनौती हो रही है। सभी लोग क्लियर हैं? विजुअल स्केल समझ में आया? तो विंड के लिए याद रखेंगे, ये कई बार पूछता है प्रीलिम्स में कि विंड किस से नापी जाती है? बोफोर्ट स्केल से। तो मैंने कभी ऐसा कोई यंत्र नहीं लिया जिससे मैं नापूंगा हवा की स्पीड क्या है। मुझे बस समुद्र में देखना होता था, समुद्र में आज इतनी लहरें, ये कोड है इसका। सभी को समझ में आया? सर ये तो अंदाजा हुआ। कुछ छात्र ये भी कह सकते हैं सर ये अंदाजा हुआ। हां बिल्कुल अंदाजा है। सर क्या ये व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब मैं बना रहा था तो मुझे वो लगा, हो सकता है किसी दूसरे को लग रहा हो। नहीं, ऐसा है, चित्र में संभावना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बादल का जब हम कोड देते हैं तो बादल के लिए भी एक एटलस है, इंटरनेशनल क्लाउड एटलस। सो आसमान में बादल किस प्रकार के हैं और कैसा आसमान लग रहा है, मुझे यूं देखकर उससे टैली करके करना पड़ता था और मैं कोड डालता था, तब जाकर वो भारतीय मौसम भवन के पास पहुंचता है। सर मरकाली भूकंप के बाद उपयोग में होता है क्या? उसका भूकंप रोकने में कोई उपाय उपयोग होगा? बच्चे सुनिए,
एक विनाश को नापने का एक तरीका है। अब आपको किसी को बताना है कितना विध्वंसकारी भूकंप था, हमने भूकंप एक्स को वाई से तुलना करनी थी, तो हमने कोई एक स्केल बनाया, एक मापनी बनाई, भाई एक्स में इतना नुकसान हुआ, वाई में इतना हुआ। अब ये कहना कि मरकाली स्केल से विध्वंस को देखकर हम भूकंप रोधी कुछ कर सकते हैं, वो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है? तब आप गलत सोच रहे हो। यहां तक क्लियर? सर फिर लैंड पे कैसे देखेंगे? तो मैंने कहा बेटा हर एक दशा है, आसपास में क्या है, किस तरह से, और लैंड पर तो मैंने आपको बताया बेटा, इसके लिए विंड के लिए हमारे पास एनीमोमीटर डिवाइस होती है। एनीमोमीटर डिवाइस होती है। देखिए लैंड पर तो वैसे ही दिख जाएगा, लैंड पर तो हमारे पास एनीमोमीटर, उसमें हवा आ रही है और वो जो आप देखेंगे पंखा किस तेजी से घूम रहा है वो हो जाएगा। लेकिन समुद्र में जाकर चुनौती मुश्किल होती है, तो सागरीय क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए बोफोर्ट को हटा देते हैं। जिन बच्चों की रुचि है बोफोर्ट में, तो आज क्लास के बाद गूगल कर लीजिएगा आज का होमवर्क, बोफोर्ट स्केल और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बट मैंने कहा ना, अगर कल्पना नहीं होती है हमारे पास, तो बिना कल्पना के हम समझ ही नहीं पाते कि एक विजुअल स्केल क्या होता है। सर रिक्टर स्केल भी फोटो की तरह काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, मैंने इसलिए खास लिखा है यहां पर कि रिक्टर स्केल, यहां पर ध्यान दीजिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप केवल प्रश्न पे फोकस हैं, आप यहां पढ़ नहीं रहे। ये गणितीय स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल है, मात्रात्मक है बेटा, क्वांटिटेटिव, कितनी एनर्जी सृजित हुई है उसे नापता है, प्रॉपर गिन के, साइंटिफिक है। इससे तो आपको अधिकेंद्र और जो है फोकस पता चलता है। ये क्वालिटेटिव है बच्चे, गुणात्मक है, ये केवल विजुअल है। सभी लोग मेरे साथ? चलिए कल्पना की हम बात कर रहे हैं, तो अभी एक दुर्घटना हुई जिसमें एक सबमर्सिबल, टाइटन नाम का एक सबमर्सिबल जो टाइटैनिक को देखने समुद्र के नीचे गया, वो ध्वस्त हो गया। क्यों ध्वस्त हो गया, कोई बताएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, निधि पाठक जी कह रही सुनामी पढ़ाएं। सुनामी बेटा अलग क्लास में होगा, अभी मैंने अनाउंस किया बच्चे, अगर आपने मिस कर दिया वो अनाउंसमेंट तो। सर क्लाउड एटलस बता दीजिए, हम भी अनुमान लगाया करेंगे। नरेश कुमार जी वो केवल उनके लिए बनी है, ऐसे आम लोगों के लिए नहीं बनी है, वो केवल वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनी है। ठीक है, अच्छी मोटी किताब होती है जिसमें हम जब वेदर फोरकास्ट करते हैं भारतीय मौसम भवन के लिए, तब यूज होता है। सब बहुत ज्यादा प्रेशर था, अरे वाह बहुत सही, सभी लोगों ने बहुत सही उत्तर दिया कि वहां नीचे जो है बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए एक्सप्लोड, उसमें विस्फोट ना होकर वो क्या हो गया, इम्प्लोड, अंदर ही पिचक गया। बहुत अच्छी बात। इतना प्रेशर क्यों था ये बताइए, इतना प्रेशर क्यों था? इतना प्रेशर क्यों था बच्चों, कोई बता सकता है इतना प्रेशर क्यों था? सर पानी है, पानी का वजन है पूरा का पूरा उसके ऊपर, तो नीचे जो है प्रेशर था इसलिए हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, पानी का वजन होता है। कोई कह रहा है ऑक्सीजन की कमी से मर गए, बेटा ऐसा ना करो, हो सकता है आप 8वीं या 9वीं क्लास में हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा पढ़ो ना बच्चे करंट अफेयर्स। अगर आप ये भी नहीं सोच सकते कि नीचे जो ऑक्सीजन की कमी से मरा हो, है ना। अच्छा कुछ बच्चे तैराकी जानते होंगे, जो तैरते हैं, तो जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो दबाव महसूस होता है कि नहीं? जिन बच्चों ने कभी तैराकी नहीं करी है उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन पानी में अगर आप जाएंगे, पानी के नीचे जैसे थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे, दबाव महसूस होगा। जितना गहरा जाएंगे, गोताखोर जितना गहरा जाते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उनके ऊपर दबाव आएगा। सभी लोग क्लियर है? ठीक है, सब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कभी आपने ये सोचा कि आप और मैं भी तो एक समुद्र के बॉटम में रह रहे हैं, आप और मैं भी तो एक सागर के तल में रह रहे हैं। कभी आपने सोचा? सर सागर के तल में हम भी एक द्रव्य के नीचे हैं, हमारे ऊपर एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? गैस भी तो द्रव्य है, हम सब एक समुद्र के नीचे हैं, अगर आपने ध्यान न दिया हो। और आप लोग मछली तो नहीं है, केकड़े हैं, हम लोग नीचे चलने वाले केकड़े हैं और हमारे ऊपर एक सागर है। सर ऐसा कैसे? और इसका दबाव भी है, जैसे अभी आपने कहा टाइटन का दबाव है। सोच के देखिए, इसलिए कह रहा हूं थोड़ी देर कल्पना करेंगे, उसके बाद इस वायुमंडल में घुस जाएंगे।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे चित्र लिए गए जहां पर वो टाइटन ध्वस्त हो गया, वहां पर जीवित प्राणी हैं। आप सोचिए, एक मशीन और एक डिजाइंड आर्किटेक्चर उसको जो है वह उतने प्रेशर को नहीं झेल पाया, लेकिन भगवान ने जो कृतियां की हैं वहां पे जीवित प्राणी भी मिलते हैं। तो ऐसा कैसे संभव था? ऐसा कैसे संभव था कि एक तकनीकी रूप से बनी हुई चीज तो पिचक गई, लेकिन वो प्राणी नहीं पिचकते। मरियाना जो सबसे गहरी गर्त है विश्व में, वहां पर भी जब गए तो वहां भी चीजें जीवित मिली। आप सोचिए प्रकृति ने कितना सारी चीजें की होंगी। अब मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, अगर हम केकड़े हैं जो एक सागर के तल में हैं, तो पहले बताइए सागर किस चीज का है? हमारे ऊपर किस चीज का सागर है? कल्पना कर पा रहे? हमारे ऊपर किस चीज का सागर है? हमारे ऊपर किस चीज का सागर है? जल्दी से बताइए। सर, हमारे ऊपर गैसों का सागर है। तो हमें भारी क्यों नहीं लगता? जल्दी बताइए, हमें भारी क्यों नहीं लगता? हमें भार क्यों नहीं लगता? सर, क्योंकि गैस तो हल्की होती है। मैं बताऊं, हमारे जो एटमॉस्फेयर का भार है, स्कॉर्पियो गाड़ी देखिए, स्कॉर्पियो गाड़ी जितना भार आपके सिर पर अभी है, वो अलग बात है आपने यूपीएससी का भार भी ले लिया अपने सिर पर, स्कॉर्पियो गाड़ी जितना भार आपके सिर पर है, लेकिन आप ठीक उसी मछली की तरह हो जिसे पता नहीं चलता कि मैं पानी में हूं और मरियाना गर्त में रह रही हूं। सर, गैस इतनी भारी हो सकती है, इतनी भारी हो सकती है। तो आप और मैं एकदम एक गाड़ी का वजन अपने ऊपर रखे हुए और हमें पता नहीं लग रहा है। कोई कारण बताएगा? कोई कारण बताएगा? कारण है हमारे अंदर का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर। हमारा हृदय उसी प्रेशर पर ब्लड को पंप करता है जितना बाहरी वायुमंडल का प्रेशर है। संतुलन होने के कारण आपको और मुझे पता नहीं चलता, लेकिन हम उसी मछली की तरह हैं या उसी सागरीय जीव की तरह हैं जो हो सकता है सागर के बहुत से स्तरों के नीचे हो, जिस पे बहुत सारा दाब हो, लेकिन उसे नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये दाब कभी पता करना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कहां पर ये दाब पता चल जाएगा। ये दाब तब पता चलेगा जब असंतुलन होगा। उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं। बहुत से लोग जब पर्वतारोहण करते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाकर उनकी नाक से खून आने लगता है। कभी सुना आपने? नाक से खून आने लगता है। क्यों? जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो बाहर का जो सागर है उसका तो दाब कम हो गया, लेकिन अंदर कितना? अंदर उतना ही है जो नीचे था। तो कहां दाब ज्यादा है? हमारी नलियों में, जो रक्त नलियां हैं उनमें ज्यादा दाब है, और नाक की नलियां जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और वो फट जाती हैं। समझ में आया सभी लोगों को? केवल कल्पना की बात कर रहा हूं, सोचिएगा इसको, ठीक है? तो जब इसमें असंतुलन आएगा वो होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की। क्यों इतनी अजीब लगेगी आपको? मैं तो ये कह रहा हूं, लोग चलते हुए हवाई जहाज से कूद जाते हैं, स्काई डाइविंग कहते हैं। आसमान में सारे करतब करते हैं, उड़ते हैं इधर उधर, एकदम मछली की तरह से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई तो स्केट्स लेकर चले जाते हैं और उस पर सर्फिंग तक करते हैं, क्योंकि वायु भी तो एक द्रव है। और मैं बता रहा हूं, अगर हम नीचे चलते हुए केकड़े हैं तो बताइए मछली कौन है? अगर हम वायुमंडल के तल में चलने वाले केकड़े हैं तो क्या वायुमंडल में कोई मछली है? कोई कल्पना करके बताएगा मछली कौन है? कोई बताएगा मछली कौन है? चिड़िया मछली है, पक्षी मछली है। पक्षी ऐसे तैरते रहते हैं। पक्षी ठीक वही कर रहे हैं जो एक मछली पानी में करती है। तो पक्षी आप देखेंगे वो पंख सिर्फ फैला के रखता है, वो इतना फड़फड़ाता भी नहीं, केवल फैलाए हुए पंख में वो बस इस तरह से ग्लाइड करता रहता है, क्योंकि एक द्रव है। और इसी प्रिंसिपल को हमने वायुयान में भी इस्तेमाल किया, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स और बर्नौली प्रिंसिपल। अब मैं उसके विज्ञान में नहीं जाना चाह रहा हूं। सभी लोग मेरे साथ? अच्छा सर, अगर ये है तो सागर में तो लहरें भी आती हैं कि नहीं बच्चों? सागर में लहरें आती हैं ना? आपने और मैंने सागर के बाहर से देखी है। अगर आप मछली होते और अंदर से लहरों को देखने को मिलता, तो मुझे बताइए हमारे वायुमंडल में भी क्या कोई लहर है? क्या हमारे वायुमंडल में कोई लहर है? जल्दी से बताइए। हमारे वायुमंडल में भी तो लहरें होंगी। कल्पना, केवल कल्पना करने को कह रहा हूं।
कुछ छात्र कह रहे हैं तूफान, नहीं और भी आसान है बच्चों, लहर। कुछ कह रहे हैं हवा, नहीं बेटा लहर दिखती है, लहरों में झाग होती है, सब कुछ है, दिखती है। अभी तक मेरे पास सही उत्तर नहीं आया बच्चों। बादल, ये बादल लहरें हैं, ये बादल लहरें हैं। जिस तरह पानी की लहरें टूट कर उनमें झाग बन जाती है, यहां पे जलवाष्प जो है संघनित होकर बादल बन जाता है। इसीलिए दो बादल आपस में टकराते हैं, बादल आपस में टकराते भी हैं, उनमें से वर्षण भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आशा है कोई भी छात्र मुझसे भी नाराज नहीं होगा कि मैंने पढ़ाने की जगह पहले आपसे कल्पनाशील होने को कहा, क्योंकि समस्या यह है कि वायुमंडल गैसों से बना है। ये जो वायु है ना, ये गंध रहित हैं, ये पारदर्शी हैं, दे आर कलरलेस, इनमें कोई रंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता। हमें कब दिखाई देती हैं? जब इनमें या तो बहुत रेत भर गई तो रेत का तूफान आ गया, जब इनमें भीषण बारिश आने लगी तब हो गया, अचानक ये हवा बहुत तेजी से घूमने लगी, एक भंवर बन गया, तब हमें दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं देता है। ये हमारे चारों तरफ है और हम उस केकड़े की तरह हैं जिसे पता भी नहीं कि वो सागर के तल पे चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर मैंने आपको कल्पना करने को कहा और इसके लिए मैं आपको बहुत समय से आपसे कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना एक वेदर रिपोर्ट बनाते रहिए। तो उससे क्या हुआ, अब आपकी बात में अच्छा तापमान भी कुछ होता है, अच्छा वायु भी होती है, इसकी दिशा भी होती है, कुछ मेघ भी होता है, अब मुझे पढ़ाने में थोड़ी बेहतर रहेगी। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अब आते हैं जल्दी से विषय पर। तो सबसे पहली चीज, एक समस्या जो एनसीईआरटी में पैदा होती है वो ये है कि छात्र जो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो शब्द नहीं समझता और वो समझने की कोशिश भी नहीं करता। सो इफ यू डू नॉट नो द वोकैबुलरी तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो वायुमंडल क्या है, मैं लिख दूं, वायुमंडल क्या है? गैसों का आवरण, एनवेलप ऑफ गैसेस, गैसों का आवरण, एक एनवेलप ऑफ गैसेस। ठीक है सर, क्या मछली को भी देखने में ऐसे समस्या होती होगी क्या? देखिए यार, एक बार एक मछली से पूछा गया कि कभी सागर देखा है क्या? मछली बोली नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो मछली के लिए तो वो आवाज है ना बच्चों, मछली को सागर नहीं दिखता, वो तो बाहर से हमें दिखाई देता है तो सागर है, और मानचित्र पे दिखाया तो ये महासागर है। मछली के लिए तो आवाज है ना। तो हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, मैंने तो आज आपसे कहा कि इस पर लोग तैर सकते हैं। थोड़ा सा यहां पे पंख लगाइए और कूद जाइए हवाई जहाज से, तैर के देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। आज यूट्यूब पर देखिएगा, जितने भी एक्रोबैट्स होते हैं खूब सारे, इन पे पूरी ट्रेनिंग होती है भाई, पूरी ट्रेनिंग होती है। आपने तो यूट्यूब पर बस ये देख लिया कि आदमी कूदते हुए रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन बहुत जगह पे पर्वतीय क्षेत्रों पर खासकर जिस तरह से लोगों की गहराई में जाने की रुचि है, उसी तरह ऊंचाई पे जाकर छलांग लगाने की रुचि है। तो बहुत से लोग ये कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए, तो गैसों का आवरण है। तो हमारा जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितना इसका रेडियस है? 6400 लिख दूं फिर से, लगभग, है ना। फिर कुछ छात्र 6371, 72, 78 करते हैं। ठीक है, अब ये अगर पृथ्वी की सतह है तो इस पर हल्का सा कुछ किलोमीटर ऊंचाई का हमारा वायुमंडल है। मैं कहूंगा कितना, 20 किलोमीटर में मामला खत्म, 50 किलोमीटर में तो 50 भी नहीं, 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर 99% वायु वहीं पर है। आप सोचिए, पृथ्वी का अगर रेडियस ले लिया जाए तो बहुत पतला सा, बहुत ही पतला सा। अगर आप एक क्रिकेट की गेंद को, क्रिकेट की जो गेंद होती है ना जिससे क्रिकेट खेला जाता है, उस गेंद को अगर पृथ्वी मान ले तो उस पे जो हल्की सी वो चमकदार जो पॉलिश होती है ना, उतना भर है हमारा वायुमंडल, और इसके बिना हम जी नहीं सकते। आप खाना ना खाएं एक दिन चल जाएगा, आज पूर्णिमा है, बहुत से लोग जो है इस दिन उपवास रखते हैं, खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, चल जाएगा। इस क्लास में अपनी सांस रोक दीजिए, खत्म, मामला फिनिश है कि नहीं? प्रिया बोली सर ऐसे मत बोलिए वरना कोई छत से कूदकर चेक कर लेगा हम उड़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। पालतू जानवर, एक जानवर मैं बताना चाहता हूं, बिल्ली। बिल्ली अक्सर पेड़ों से गिर जाया करती हैं, बिल्ली अक्सर पेड़ों से गिर जाया करती हैं। ऐसा भी हुआ है कि बिल्ली 5वीं 6ठी मंजिल से गिर गई है नीचे, लेकिन बिल्ली मरी नहीं।
बिल्लियां अपने हाथ पैर को फैला लेती हैं, ठीक है। तो जितना आपका वजन है उससे ज्यादा अगर आप अपना एरिया फैला लोगे तो आप तैर सकते हो, ठीक है। अब आप इसमें ये कहो कि छत से कूद रहा हूं क्योंकि सर ने कहा है तैरने के लिए, तो अब देखिए मूर्खता की तो कोई सीमा नहीं है ना। तैरने का एक सिंपल प्रिंसिपल है, बर्नौली प्रिंसिपल। अपने वजन के हिसाब से आपको द्रव्य को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अगर अपने वजन के हिसाब का आपने हवा हटा दी तो आप तैर सकते हैं, जो कि एक वायुयान करता है। और पानी में अगर आपने अपने वजन के हिसाब का आयतन जो है पानी हटा दिया तो आप तैर सकते हैं। अब आप कहो सचिन सर ने कहा उड़ सकते हैं, तो मैं तो जो है छत से कूदा, शक्तिमान बन रहे हैं। वो मत कर देना, शक्तिमान बहुत लोगों ने किया। मुझे लग रहा है कि मैं एक शिक्षा दे रहा हूं, तो शिक्षा में लोग कल्पना करेंगे। कल्पना का मतलब फैंटेसी नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर कि ये गैसों का आवरण क्या कहलाता है। तो गैसों का आवरण बच्चों वायु कहलाता है, एयर। अब दिक्कत यह है कि एयर जो है गंधहीन है, पता भी नहीं चलेगा, स्मेल नहीं होगा जब तक कि कुछ उसमें मिला ना दिया जाए, ठीक है। आप देखेंगे गंदे नाले के पास जा रहे हैं तो उस हवा में कुछ मिश्रित हो गया, वो आपकी नाक में जा रहा है तो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपको जब हवा चलती है तो आपको छूते हैं उसके कण, तब पता चलता है। तो जब हवा चलती है उसे पवन कहते हैं। चलती हुई हवा पवन कहलाती है। तो आप जो वेदर रिपोर्ट बनाते हैं बच्चों, उसमें हवा बताते हो पवन बताते हो, जल्दी बताओ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों इसको, एयर, और पवन को क्या कहते हैं, विंड। आप क्या बताते हो वेदर रिपोर्ट में, जल्दी से बताओ। भावना जी कह रही मैं गिरी थी नीम के पेड़ से, वही तो हड्डी टूट गई। मैंने कहा ना भावना जी, बिल्ली के लिए अप्लाई होता है, बिल्ली की हड्डी भी लाइट वेट होती है। हम विंड देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जलवायु और मौसम, किसी ने एक प्रश्न पूछा कि सर ये मौसम तो, अभी एक छात्रा ने एक प्रश्न पूछा है कि सर मौसम तो पूरे दिन बदलता रहता है, तो ये वेदर रिपोर्ट होती कब की है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मौसम क्या है, मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो जलवायु बच्चों क्या है, जलवायु तो क्लाइमेट है, वर्सेस मौसम क्या है, वेदर, ठीक है। तो एक सरल सी चीज बताना चाहता हूं कि मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कुछ चीजें नापता है, मेरे शरीर की स्थिति, मेरी शारीरिक स्थिति को नापने के लिए, जांचने के लिए डॉक्टर कुछ चीजें नापता है। जल्दी बताइए, मनुष्य की शारीरिक स्थिति के लिए यह होता है, जल्दी से बताइए क्या नापा जाता है। सर आपके शरीर का तापमान नापेगा, वो तापमान नापेगा, रक्तचाप भी नापता है, ब्लड प्रेशर भी नापता है या नहीं नापता है। कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन भी नापा, गुलित ऑक्सीजन कितना, ब्लड ऑक्सीजन लेवल करता है कि नहीं करता है, वो भी कर सकता है। अगर आपके सैंपल देखे तो आपके अंदर का शुगर भी देखता है, देखता है। सभी लोग क्लियर है सर, बीपी, टेम्परेचर, ठीक है, ये शारीरिक स्थिति। अब वायुमंडल की स्थिति नापनी है कि कैसा है वायुमंडल, तो इसके भी तो कुछ कारक होंगे, इसके भी तो कुछ कारक होंगे, तो वो क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या है। सर वही जो हम वेदर रिपोर्ट में कर रहे हैं, तापमान, आर्द्रता, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या है, दाब, दाब होगा ना, प्रेशर तो, आर्द्रता तो ह्यूमिडिटी हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, दाब हो गया, और क्या होती, पवन होती है, फिर मेघ होते हैं, बादल होते हैं, यही करते हैं ना बच्चों। इनको क्या कहा जाएगा बच्चों, ये शरीर इन तत्वों से बना, तो ये इसके तत्व हो गए जिनको हम एनालिसिस करते हैं। वायुमंडल के तत्व क्या हैं, ये। सर ये आप हमें क्या बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि किसी छात्रा ने पूछा कि सर ये वेदर रिपोर्ट क्या होती है, कब की होती है मौसम की रिपोर्ट, ये तो बदलती रहती है। तो किसी
विशेष स्थान व समय की स्थिति उस समय की वेदर रिपोर्ट कहलाती है। क्या यह समय और स्थान के साथ बदल सकती है? ठीक है, क्या यह समय और स्थान के साथ बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती। क्या मेरे शरीर की स्थिति बदल सकती है बच्चों? आज स्वस्थ कल अस्वस्थ हो सकता है, आज का तापमान कल बदल सकता है, रोगी भी शरीर, रोगी काया भी होती है, स्वस्थ काया भी होती है। उसी तरह से जलवायु जो है, जब हम बात कर रहे हैं वायुमंडल में, उसकी जो स्थिति है वो बदलती है और हम उसे नापते हैं। उसको नापते हैं, किन तत्वों में नापते हैं? तापमान में, दाब में, आर्द्रता में। तो ये शब्द आपके पास होने चाहिए, इसलिए मैं लेकर आया हूं। सभी लोग मेरे साथ। तो जलवायु एवं मौसम में अंतर क्या होता है, इसको मैं आप तक लाना भी चाहता हूं। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों वायुमंडल की दशाएं। एक दशा वो जो एक लंबी अवधि के लिए, उसे क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जलवायु, एक लंबी अवधि के लिए। और छोटी अवधि के लिए वेदर। तो आप लोग क्या बनाते हैं बच्चों? वेदर रिपोर्ट। डे टू डे जो प्रतिदिन बदलता है वो वेदर रिपोर्ट। आज आपने क्या कपड़े पहने? सर आज मेरे यहां बारिश है तो मैंने बरसाती पहनी, आपने पहनी। सर मेरे यहां बहुत सर्दी है तो मैंने ऊनी कपड़े पहने। लेकिन आपकी अलमारी में क्या है? सर छाता भी है, ऊनी कपड़े भी हैं, कपासी कॉटन क्लोथ्स भी हैं, सब कुछ है। तो क्लाइमेट क्या होता है? एक क्षेत्र का औसत दशा, बहुत लंबी अवधि की दशा, वो क्या कहलाती है? वहां का जलवायु, वहां का क्लाइमेट। लेकिन जो रोज बदल रहा है उसे क्या कहते हैं? मौसम। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर, आज मौसम में क्या हो रहा है, जो प्रतिदिन बदले उसे मौसम कहते हैं। और जो लंबी अवधि का सूचक हो उसे क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए बच्चों, भारतीय जलवायु का नाम मानसूनी जलवायु सुना है आपने? क्या आप ये मानते हैं कि जून जुलाई से भारत के अंदर, जून जुलाई अगस्त के समय में भारत में मानसूनी जलवायु है? पर क्या इसका मतलब यह है कि जून जुलाई अगस्त तीनों महीने में हर दिन बारिश होगी? क्या सूखे दिन हो सकते हैं? क्या ऐसे दिन हो सकते हैं जिसमें सिर्फ सूरज चमक रहा है, कोई बारिश नहीं हो रही? तो जलवायु क्या है? एक अपेक्षा है कि यहां पर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन मौसम क्या है? जो वास्तविक रूप में हो रहा होगा, घटित हो रहा है। जलवायु वो है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, मौसम वो है जो आपको मिलता है। समझ में आया? ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपका दीर्घावधि लक्ष्य क्या है? सर कुछ भी हो जाए मुझे आईएएस बनना है, ठीक है। आज आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, आप बहुत खुश हैं। अगले दिन यार मेरी पढ़ाई में आज मजा नहीं आया, 2-3 दिन से मैं थोड़ा दुखी चल रहा हूं क्योंकि मुझे परिवार से मिलने जाना है, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है आपका लो आ जाए। फिर अचानक आपने क्लास में परीक्षा दी, आप उसके टॉपर, आपने तो बहुत अच्छे अंक पाए, आपका उत्साह बढ़ गया। नहीं, मम्मी पापा को फोन कर लेता हूं, बाद में चला जाऊंगा। तो क्या हो रहा है? इस चढ़ाई में, ये जो आप आईएएस की लक्ष्य में जा रहे हैं, इसमें उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे। तो ये जो छोटी अवधि के उतार चढ़ाव है, इनको क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और लंबी अवधि जिस दिशा में जा रहे हैं आप आईएएस की में, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। समझ में आया सभी को? तो पृथ्वी का तापमान बच्चों, ये नासा से फिगर है, पृथ्वी का तापमान इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी में कम तापमान के काल नहीं आए। कुछ काल ऐसे थे जहां कम तापमान था, कभी ज्यादा था, कभी कम था, लेकिन औसत क्या होता जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। सभी लोग मेरे साथ? सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, राधा जी कह रही हैं। राधा जी ये सबके साथ होता है, और खासकर जब लंबी दूरी की तय करना हो और ऐसी परीक्षा हो, यूपीएससी जैसी परीक्षा, तो इसमें इस तरह किसी का ग्राफ नहीं चलता, ये ऊपर नीचे आते रहेंगे। तो नीचे आना स्वाभाविक है, तो नीचे में संभाव होकर कि कोई बात नहीं, ऊपर आने वाला है। जो है जितना है, छोटे छोटे लक्ष्य अर्जित कर लीजिए, अपने शिक्षक से जो मदद मिलती है वो ले लीजिए। और जब ऊपर आते हैं तो एकदम घमंड में नहीं आना, हम सब तोड़ देंगे फोड़ देंगे, क्योंकि आगे एक गर्त बैठी हुई है, ठीक है। सर याद का कोई ट्रिक बताएं, क्योंकि याद करता हूं तो दूसरा भूल जाता हूं, एक याद करता हूं दूसरा भूल जाता हूं। तो बेटा ट्रिक आप ढूंढ लीजिए, ट्रिक वाले बच्चे यूपीएससी नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है, सिर्फ ट्रिक वाला होता। अब आप सोचिए ना, एक लंबी अवधि का एक छोटी अवधि का, सर इसकी ट्रिक बता दीजिए। बहुत से छात्रों का ये कहना है, अनुरोध है कि सर ऐसे वाले कमेंट ना पढ़ें, ये ट्रिक वाले ये चलते रहेंगे तो क्लास को नहीं रोकते हैं इसमें। सभी लोग क्लियर है? सभी लोग क्लियर? क्या समझ में आया हमें? क्या समझ में आया कि जलवायु क्या है, और जलवायु के बाद मौसम क्या है? और भारतीय मौसम विभाग कहते हैं उसे, जलवायु विभाग नहीं कहते। मौसम विभाग में जो हम वेदर रिपोर्ट बनाते हैं वो डे टू डे की होती है। ठीक है, सभी को समझ में है? अभी कोई यहां पर पीछे पड़ा हुआ है, वो पूछ रहा है सर हमको राइट वेदर कब पता चलेगा? हमको राइट वेदर कब पता चलेगा? मजाक करना बंद करेंगे सभी लोग, ऐसे सवाल करना बंद करें, थोड़ा अपने जीवन में जाएं। आपको वेदर रिपोर्ट आती है? मुझे याद है दूरदर्शन काल से ऐसी वेदर रिपोर्ट होती थी। प्रातः 5 बजे प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान इतना, दिल्ली का न्यूनतम तापमान इतना। यही होता है ना वेदर रिपोर्ट, होता है कि नहीं होता है? तो इसको ये कहा जाता है। सर कौन सा सही है? ये मजाक कर रहे हैं, जबरदस्ती अड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारतीय मौसम विभाग के पास एक सेवा है, भारतीय मौसम विभाग के पास एक सेवा है जिसको कहा जाता है नाउकास्ट। आप इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, फोरकास्ट की जगह नाउकास्ट, वो अभी इस समय क्या दशा है वो भी बता देता है, एक एक घंटे के अंतराल पर। तो ये क्यों जबरदस्ती करें? आप एक बात बताइए, मेरे शरीर की दशा सुबह क्या थी, अभी क्या है, और शाम को क्या होगी? सर ये बताइए आपकी वाली दशा कौन से वाले समय में सही थी? भाई सुबह जब मैं रोगी था तब भी सही था, अगर मैं अभी रोगी हूं तो भी सही हूं, शाम को ठीक हो जाऊंगा तो भी सही हूं। ठीक है, तो इस तरह की बचकाना हरकतें ना करें। आपको बताया एक विशेष समय और काल के लिए दी जाती है, समय और स्थान के लिए विशेष स्थान और समय को सूचित करती हुई रिपोर्ट उस समय की मौसम की दशा होती है। ठीक है, और जो आपको दिया जाता है अधिकतम और न्यूनतम तापमान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, उसका समय भी बताया था आपको। फिर जब आपको वर्षा दी जाती है तो वो भी दी जाती है कि इस पूरे दिन में औसत वर्षा कितनी निकली। तो ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा पर आते हैं। आज पहले दिन परिभाषाओं पर जोर रहेगा। उसके बाद आगे वायुमंडल का संगठन। ये वायुमंडल किस चीज से बना है? ठीक है, संगठन उत्पत्ति, आज मुझे उस पर बात करनी है, तो मैं उस पर आप लोगों को थोड़ा सा सूचित करना चाहता हूं। तो एक तो हमने बात की जलवायु यानी कि क्लाइमेट। ये क्या होता है? लंबी अवधि का होता है। ठीक है, और वेदर क्या है? वेदर को कहते हैं मौसम। ठीक है, मौसम क्या होता है? ये लघु अवधि। इसको डे टू डे कह सकते हैं, आवर टू आवर, डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट। भाई आप बताइए, चक्रवात जब आ रहा था तो चक्रवात का हर घंटे का बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे वहां के लोगों को? तो वो बिल्कुल उस तरह से आएगा, बिल्कुल उस तरह से आएगा जानकारी, जिससे कि मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट होना है तो उस पर निर्णय लिए जा सके। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा वैज्ञानिक होगा? जल्दी बताइए, किसमें ज्यादा वैज्ञानिकों की जरूरत होगी? मौसम के आकलन के लिए तो दीर्घावधि है। भाई मुझे एक बात बताइए बच्चों, राजस्थान कौन सी जलवायु है? राजस्थान कौन सी जलवायु है? सर राजस्थान इतने वर्षों से हमें पता है गर्म, या गर्म शब्द हटाकर मैं कह सकता हूं उष्ण, और क्या है? शुष्क। सही लिखा है मैंने, उष्ण और शुष्क। उष्ण का मतलब गर्म है, ठीक है, उष्ण का मतलब गर्म है, और शुष्क का मतलब सूखा है। क्या राजस्थान में चक्रवात की वजह से वर्षा का दिन था? भारी वर्षा भी हुई, और क्या तापमान भी नीचे आए या नहीं आए? तो ये क्या है? शुष्क क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। ये कौन बताएगा? मौसम विभाग। यहां पर वैज्ञानिक बैठा है। यहां पर कौन बैठा है? यहां भूगोल का शिक्षक बैठा हुआ है। ये इतना वैज्ञानिक नहीं है। इसको पता है कौन सा क्षेत्र, क्या आपको पता है उष्णकटिबंधीय पेटी कौन सी है हमारी? डू यू नो द ट्रॉपिकल बेल्ट? डू यू नो द विषुवतीय बेल्ट और इक्वेटोरियल बेल्ट? आपको पता है?
पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। ये कैसा है देखने में, कैसा लगता है सर? चित्र से लगता है ये आर्द्र होगा, लेकिन क्या यहां पे एक दिन ऐसा हो सकता है केवल सूरज आएगा, कोई वर्षा नहीं होगी? बिल्कुल संभव है। ये चित्र देखते कि सर ये तो सूखा हुआ क्षेत्र है, बट क्या यहां पे बाढ़ आ सकती है? क्या आपने देखा पिछले वर्ष यूएई और पश्चिम एशिया के कई मरुस्थलों में बाढ़ आई कि नहीं? संभावना है कि नहीं? सो उसे क्या कहा जाएगा? मौसम कहा जाएगा। तो जलवायु क्या है? जलवायु मौसम की स्थितियों का एक समूह है। सभी सांख्यिकी मौसमों की जानकारियों का योग किया जाए और उस एक स्थान पर वर्णन करने में मदद कर दी जाए तो वो औसत कहलाता है। सभी लोग क्लियर? सर जो सेकंड में बादल है वो वहां का वेदर है। बिल्कुल, बादल बेटा, हर बादल बारिश नहीं करता है ना, बादल तो बादल है। ठीक है, मैंने कहा समुद्र में जैसे आप मछली देखती है तो ऐसे आप देख रहे हैं ऊपर आसमान में चीजें हैं। सभी लोग क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति और विकास। तो ये वायुमंडल हो गया, सब पृथ्वी सतह को छोड़कर सब जैसे ऊपर जाएंगे वो वायुमंडल है। हाँ जी, गैसों का जो आवरण है, जब तक गैसें हैं तब तक है। ठीक है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह के ऊपर ये क्या है बच्चों? स्थल मंडल है। स्थल मंडल के ऊपर क्या है? गैस है। ये गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, और इसके बाहर क्या है? अंतरिक्ष, स्पेस। ठीक है, शुभम कह रहे हैं रेगिस्तान में बाढ़, एक बार क्लियर करिए सर। यार ऐसा क्या मजाक करते हो क्या बच्चों? कोई है राजस्थान का, कभी बाढ़ आई है आपके क्षेत्र में? क्या रेगिस्तान में बाढ़ आ सकती है? ज्यादा पानी होगा तो बाढ़ आ जाएगी? सर एक बार क्लियर करिए, फिर से बता रहा हूं, रेगिस्तान में बाढ़ आ सकती है, ज्यादा बारिश होगी तो हो जाएगी। जयपुर में हो गई, जैसलमेर में हो गई, बाढ़ आ जाती है। ठीक है कोई राजस्थान से जिसने कभी सुना हो कि राजस्थान में बाढ़ आई? खुशबू जी कह रही है कि राजस्थान में बाढ़ कैसे आएगी? बाढ़ का मतलब यह है कि पानी का बाहुल्य हो गया। जल्दी से बताइए, है कोई? गायत्री जी कहां पर हैं, जल्दी से बताइए, कहां पर आपने बाढ़ का अनुभव किया? क्योंकि छात्र ऐसे आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन ऐसी कोई सोच ही नहीं है। सर जयपुर में बारिश हुई है, जयपुर में बाढ़ आई है। हाँ सर, मैं राजस्थान से हूं सर, जोधपुर में आई थी सर। तो आपकी सूचना के लिए, हम हैं तो भारत में रहने वाले, हमें यह भी नहीं पता कि भारत में भी बाढ़ आती है और मरुस्थल में भी बाढ़ आ सकती है। बाढ़ होती क्या? एक कह रहा है बिहार में, बिहार की बात नहीं हो रही बेटा, बात हो रही है मरुस्थल में। बीकानेर में बाढ़ आई, कैसे आई? अब ये आपकी कल्पना, आज तो पहला दिन है, कल्पना तो करिए, सोचिए। आप आईएएस बनना चाहते हैं और आपके दिमाग में मरुस्थल में तो बाढ़ आ ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए पहले कल्पना करेंगे, उसके बाद बाढ़ को सोचेंगे। वरना तो यही हो जाता है सर, हम बिहार से हैं, हमने बाढ़ देखी, बस यहीं पे बाढ़ आती है और कहीं बाढ़ ही नहीं आ सकती। अर्बन फ्लैश फ्लड तो भी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है सर, राजस्थान में जेट स्ट्रीम से बाढ़। अब देखिए, कुछ लोग अपना अज्ञान जो है बहुत ज्यादा तकनीकी बनाकर वो कर देंगे। सामान्य बारिश हो गई और पानी का जल रिसाव नहीं हुआ, जल भराव हो गया, उसी से बारिश हो जाती, कोई जेट धारा नहीं चाहिए। फिर मैं कमेंट पढ़ने लगता हूं, फिर ऐसा हो जाता है कि ये जो छात्र हैं, जो पहली बात तो कल्पना कि हाँ मरुस्थल में बाढ़ आ सकती है, पहली बात तो ये कल्पना तो आनी चाहिए पहली। दूसरी बात, उसके बाद यहाँ जेट धारा और वो वाले बैठे हुए हैं तो भाई सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, सभी लोग क्लियर है? ये हमारा जो आवरण है ये वायुमंडल है। इस वायुमंडल की अब हम उत्पत्ति देखते हैं, कहां से आया।
कहां से आया? तो ये पृथ्वी के साथ ही आया। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी बच्चों, एक आग का गोला इस तरह से, ठीक है। और पृथ्वी के पास क्या था? एक वायुमंडल था, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। सो ये पृथ्वी का पहला वायुमंडल था। सो पहला वायुमंडल क्या था बच्चों? पहला क्या था? पृथ्वी के आवरण में जब पृथ्वी बनी तो प्रमुख गैस क्या थी? हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैसें बहुत हल्की होती हैं। पहली चीज, ये गैसें बहुत हल्की होती हैं। दूसरी चीज, उस समय गैसें बहुत गर्म थी। हल्की और गर्म होने के कारण इनके पास इतनी ऊष्मा थी कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा तेजी से पृथ्वी को छोड़ सके। तो ये क्या हो गया? ये हमारा खो गया, ये लॉस्ट। पृथ्वी इन गैसों को पकड़ नहीं पाई और ये की सारी गैसें बाहर अंतरिक्ष में चली गई। समझ में आया? तो ये हमारा पहला वायुमंडल था। दूसरा वायुमंडल, जब पृथ्वी ठोस हुई, जब ठोस हुई तो पृथ्वी पर से ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। ज्वालामुखियों का उद्गार हुआ था कि नहीं हुआ था? पूरी पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिसमें क्या निकली? मीथेन, अमोनिया, कार्बन के ऑक्साइड और सबसे ज्यादा निकला जलवाष्प। आशा है आप इसकी जॉटिंग भी कर रहे होंगे। क्या मैं आपको ये पहले बता चुका हूं? ये हमारा दूसरा वायुमंडल है, सेकंड। बहुत अच्छी बात है। बहुत से छात्रों ने कहा कि सर इस प्रक्रिया को डीगैसिंग कहते हैं, गैसों का उत्सर्जन, इससे बना हमारा वायुमंडल। लेकिन यहां पर एक समस्या है, इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत बहुत ज्यादा क्या है? हरित ग्रह गैस है। ये लगभग 50% थी। तो जैसे आपने सुना है कि वीनस का वायुमंडल वीनस को बहुत ज्यादा गर्म करता है, उसी तरह से पृथ्वी का वायुमंडल भी बहुत ज्यादा गर्म था। यह भी एक हरित ग्रह गैस है। हरित ग्रह गैस वो होती हैं जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को फंसा लेती हैं, बाहर नहीं जाने देती। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ने तो बहुत गर्म करके रखा, ठीक है। और उसके बाद अमोनिया, अमोनिया जहरीली होती है भाई, अमोनिया बहुत जहरीली होती है। अमोनिया गैस, इसमें तो जीवन संभव ही नहीं है। और एक गैस जो बिल्कुल मिसिंग है अभी, ऑक्सीजन मिसिंग है, ठीक है। दीप्ति कह रही है सर बाढ़ तो कहीं भी आ सकती। बहुत अच्छी बात है दीप्ति, बिल्कुल सही कहा आपने। बाढ़ जहां पर पानी की मात्रा अधिक हो जाए, उसकी क्षमता से ज्यादा, तो बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। बाढ़ तो अगर आपके घर में बाथरूम में पानी चलता रह गया और उसकी नाली बंद हो गई उस क्षेत्र की, तो आपके घर में बाढ़ तो वो पानी की टंकी ले आएगी, ठीक है। सभी लोग क्लियर? अमोनिया कहां पाया जाता है? प्रीति जी आपको क्या करना है? अमोनिया कहां पाया जाता है? आपको क्या करना है? अमोनिया कहां पाया जाता है? वैसे तो आपका सवाल एकदम से दिखाता है कि बहुत ज्यादा नहीं पता है। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों में निकल रहा है अमोनिया। क्यों? पृथ्वी के अंदर नाइट्रोजन है, अमोनिया। और कहीं पे तो किसी छात्र ने कहा यूरिया में भी होता है, इससे फर्टिलाइजर भी बनता है। सर अमोनिया कहां से आता है? पृथ्वी के अंदर से। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, बच्चों ने ये रट लिया, कई शिक्षकों से सुन लिया डीगैसिंग। सर ये अमोनिया कहां से आया? पृथ्वी के गर्भ में से गैसेस निकली ना, प्रमुख गैसेस ये निकली, ठीक है। सभी लोग क्लियर? सभी लोग क्लियर? तो ये सारी गैस हैं, लेकिन ये वायुमंडल जीने योग्य नहीं है। क्या ये जीवन योग्य है? जीवन नहीं आ सकता यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और ये जो है बहुत ज्यादा तापमान बनाती। अब क्या होता है, ये वायुमंडल भी परिवर्तित होगा। इसको क्या कहा जाएगा? डिफरेंशिएशन, विभेदन।
और उसमें आज का या आधुनिक वायुमंडल बना, जिसमें क्या सबसे ज्यादा, जल्दी बताइए बच्चों। ये जो अमोनिया था ना, अमोनिया टूट गया, अमोनिया टूट गया और उससे क्या निकला, नाइट्रोजन निकला नाइट्रोजन। उसके बाद फ्री ऑक्सीजन जो पहले नहीं था, वो ऑक्सीजन भी आ गया। जल्दी से बताइए नाइट्रोजन कितना है, कितने लोग बताएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 78% है लगभग, 78, और ये कितना है, 21, 99 हो गया। और क्या है हमारे पास, आर्गन है 0.9, 99.9 मामला तो खत्म, 99.9 तो 3 में ही खत्म हो गया ना। तो आज कौन सी गैस है, ना हाइड्रोजन ना हीलियम, ये तो चली गई। दूसरा क्या था, ये इस तरह से बनी थी ज्वालामुखी के उद्गार में, डीगैसिंग में, बट समय के साथ इसका क्या हो गया, विभेदन हो गया, इसमें बदलाव आए, रूपांतरण हो गया, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी आया, और जितने भी ये थे, कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला गया, सिर्फ 50% कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां गया, सागरों में घुल गया, सागर में घुल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड सागरों में चला गया, ठीक है, वो हट गया, अमोनिया टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और नाइट्रोजन बन गया। और नाइट्रोजन क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होती गैस, बहुत रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए एकत्रित होती गई और कितनी बन गई, 78% बन गई। मीथेन भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और फिक्स हो गया। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। पहला वायुमंडल किससे बना था, पहला वायुमंडल किससे बना था बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम से। बहुत हल्के हैं, चले जाएंगे, पृथ्वी रोक नहीं सकती, क्यों नहीं रोक सकती, एक तो हल्के हैं, दूसरी चीज बहुत गर्म है, तो इनके पास बहुत ऊष्मा है, निकल जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, दिखाई दे रहे हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखियों से किसका उद्गार हुआ, किसी ने सर अमोनिया कहां से आता है, पृथ्वी के गर्भ से आता है, अमोनिया निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और जलवाष्प निकला। जलवाष्प ने क्या बनाया बच्चों, मेघ बनाए, बहुत सारी बारिश हुई, उससे क्या हुआ, सागर बन गए, सागरों में वही कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया। और अमोनिया जो होता है, इस पे जब बिजली चमकती है, आसमान में जो विद्युत होती है, उससे अमोनिया डिसइंटीग्रेट हो जाता है और नाइट्रोजन निकल कर आता है। ठीक है, क्या बन गया, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ये था। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी पर जीवन आया। जब जीवन आया तो जीवन अपने साथ क्या लेकर आया, ये वाला गोला जो इस चित्र में नहीं है, कौन सा गोला आया, ऑक्सीजन। तो एक प्रश्न मैंने आप लोगों से करवाया था कि पृथ्वी का वायुमंडल किन चीजों से बदलता है, तो उसमें आया कि जीवन आने से भी पृथ्वी का वायुमंडल बदला। क्या आपने देखा जीवन आने से कौन सी चीज आई, जब लाइफ आ गई तो ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन, उससे पहले क्या था, अनॉक्सिक, एनएरोबिक था पृथ्वी का वायुमंडल, बाद में ऑक्सीजन आया और धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ते बढ़ते अब 21% हो गया। सभी लोग मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है, आर्गन तक आपको याद है, क्लियर है। सबसे पहले ऑक्सीजन नाइट्रोजन बने होंगे, फिर नाइट्रोजन अमोनिया और वो बने होंगे। हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल बने होंगे। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए सभी लोग, ये आदमी पानी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, इसको सांस नहीं आ रहा है, ये मरेगा या बचेगा? पानी में तो कितना सारा ऑक्सीजन है, पानी में तो कितना सारा ऑक्सीजन है, मरेगा या बचेगा? जल्दी से बताइए। सर ये मरेगा, क्यों मरेगा? यहां तो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन तो है इधर, क्यों मरेगा? आप ट्राई करके देख लो। नहीं नहीं सर ऐसा मत करिए सर, एक दो पानी में कूद जाएंगे। ये फ्री ऑक्सीजन नहीं है, आप और मैं जो सांस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, O2। ये क्या है, रासायनिक रूप से एक एलिमेंट में जुड़ा हुआ है। तो किसी ने कहा सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले होंगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा। बिल्कुल बना होगा, कहां बन गया? मैं तो कह रहा हूं कई और ग्रहों पे, कई और सौर मंडलों में बन चुका, हमें तो उनका कच्चा माल मिला था कि नहीं मिला था बच्चों?
मैंने आपको बताया ना, जब जब सूर्य की आयु समाप्त हो जाएगी, सौर मंडल नष्ट हो जाएगा, तो जो पृथ्वी का पानी है, ये जितने भी जल के मॉलिक्यूल हैं, कहीं जाएंगे ना, किसी और का कच्चा माल बनेगा, तो हमारे पास सीधा H2O आ गया। पृथ्वी के गर्भ में इतना H2O है, आज तक उससे ज्वालामुखी फटते हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि अंदर H2 रख दिया और O2 रख दिया और जो है मिल गया। ये रासायनिक प्रक्रियाएं हैं बच्चों। तो ये कहना कि सर पहले तो ये होगा, भाई अंदर जो है फ्री ऑक्सीजन नहीं था। हमारे पास क्या नहीं था बच्चों? ये तो है ऑक्सीजन, ये कंबाइंड फॉर्म में। H2O में ऑक्सीजन फ्री तो नहीं है ना, CO2 में ऑक्सीजन फ्री तो नहीं है। तो इस तरह से पृथ्वी के गर्भ में CO2 ही निकला, H2O ही निकला। लेकिन अगर ये टूटकर अलग होगा तब जाके ऑक्सीजन बनेगा, तब अलग बात। सभी लोग को समझ में आया? सर प्राइमरी शेल की विशेषता नहीं बताया, पता भी नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा प्राइमरी शेल क्या लिख रहे हैं ये और क्यों लिख रहे हैं। तो क्या है सर, दिस इज नॉट फ्री ऑक्सीजन। बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी लोग। आशा है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा ना सोचना शुरू करें कि भाई चाकू वाकू लाओ, इसका कार्बन हटाओ, साफ करो, झाड़ झूड़ के ऑक्सीजन छोड़ दो, है ना। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा, काट इसका कार्बन, हाँ हट गया ऑक्सीजन। वाटर वेपर का H2O पकड़े, इसका H2 हटा, हटा हो गया, एक कपड़ा लगा, हाँ अब हो गया। ऐसे तो नहीं होता ना। आशा ऐसा नहीं करेंगे आप। तो पृथ्वी के पास क्या नहीं था? रासायनिक रूप से तो ऑक्सीजन था, लेकिन फ्री ऑक्सीजन नहीं था। फ्री ऑक्सीजन कैसे आया बच्चों? ऐसा जीवन पृथ्वी पर आया जिसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर, जो एक कोशिकीय जीवन आया। वो कुछ ऐसे थे जिसमें आपको आपके पर्यावरण में अभिषेक सर ने भी बताया होगा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, उन्होंने आकर पहली बार ऑक्सीजन सृजित करना शुरू किया। तब हमारे वायुमंडल में एक नई गैस आई, फ्री गैस, फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, आशा है आप ऐसी वाली भूल नहीं करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। तो एक ही बार में आज का ऑक्सीजन नहीं बना है भाई, बनते बनते बना है। ठीक है, और किसकी मात्रा बढ़ रही है? ऑक्सीजन की मात्रा। कौन सबसे ज्यादा डेंजरस था बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से पृथ्वी बहुत गर्म थी। ये कहां चला गया? पानी में। सर ये पानी में क्यों चला गया? क्योंकि पानी में आसानी से घुलनशील है। सर कैसे घुलता है कार्बन डाइऑक्साइड? आपने कोका कोला, कैंपा कोला कभी पी है? उसमें जो झाग बनती है बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल सकता है, आसानी से घुल सकता है। जी सर, अभिषेक सर ने बताया था, बहुत अच्छी बात है। तो वही दूसरे शिक्षक की बात और एक और विषय में आप जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन अब फ्री ऑक्सीजन लगभग 21% है, आर्गन 0.9 है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? एनसीईआरटी बताती 0.03। मैं चाहता हूं अब आप लोग 0.04 लिखना शुरू करें। एक बार वापस मानवीय कृत्यों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चली जा रही है। ठीक है सर, प्रकाश संश्लेषण में हुआ बेटा, प्रकाश संश्लेषण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर बारिश होने के बाद बादल येलो क्यों दिखते हैं? गुड़िया सुल्तान जी ऐसे वाले सवाल ना करें। जो विषय हो रहा है अभी, क्या विषय कर रहे हैं बच्चों हमने अभी क्या किया? वायुमंडल की उत्पत्ति। हमारा वायुमंडल एक ही बार में नहीं बना है, धीरे धीरे बना है। पहले हाइड्रोजन हीलियम थे, उसके बाद जो डीगैसिंग हुआ, डीगैसिंग से बहुत सी गैसें निकली। वो गैसेस थी जो आज नहीं है, लेकिन वो गैसेस निकली थी। और आज की गैसें उन्हीं गैसों के बदलने से, रूपांतरित होने से, डिफरेंशिएट होने से आज के स्तर पर पहुंची। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो वायुमंडल के जो घटक हैं, वायुमंडल के जो घटक हैं, इनमें एक तो स्थिर है और एक है परिवर्तनशील। आशा है आप लिख भी रहे होंगे, परिवर्तनशील। ठीक है, स्थिर ऐसे हैं कि स्थान व समय में स्थिर हैं, ये बदलते नहीं। इसको कहा जाता है ड्राई एयर, सूखी वायु। सूखी वायु संरचना, इसमें आता है नाइट्रोजन 78%। ठीक है, आप दिल्ली में हैं, पटना में हैं या पिट्सबर्ग में हैं, सब जगह पे नाइट्रोजन कितना होगा बच्चों? 78% होगा।
ऑक्सीजन कितना होगा? 21% होगा, चाहे आप चेन्नई में हैं चाहे आप श्रीनगर में, 21% होगा। ठीक है, उसके बाद आर्गन कितना है? 0.9, और कार्बन डाइऑक्साइड जो चौथा आता है 0.04। समझ में आ गया? इसको क्या कहा जाता है? फिक्स्ड या ड्राई गैस। ड्राई गैस। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपोनेंट हैं जो स्थान और समय में बदलते हैं। ये कौन है? इनमें दो कंपोनेंट है। पहला है जल वाष्प। उदाहरण दूं, चेन्नई वर्सेस चंडीगढ़। जल्दी से बताइए जल वाष्प कहां पर ज्यादा होगा, चेन्नई में या चंडीगढ़ में? चेन्नई वर्सेस चंडीगढ़ से क्या ये गैस फिर से कम हो सकती है? पुष्पेंद्र सिंह जी, बेटा पूरे के पूरे जलवायु जो है परिवर्तनशील है। जैसे मार्स में पहले जलवाष्प हुआ करता था, चला गया, तो संभव है, लेकिन आपके मेरे जीवन में संभव नहीं है बेटा, करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो चेन्नई में ज्यादा होगा, तटों पर या सागरीय क्षेत्रों में अधिक होगा, और शुष्क क्षेत्र में अगर मैं कहूं बीकानेर में कम होगा, सामान्यतः कम होगा। तो जलवाष्प जो है बच्चों, ये 4.4% से 0.4% तक ये बदल सकता है, जगह जगह पर बदलता है। पर हमारे वायुमंडल का एक अभिन्न अंग है ना जलवाष्प, तो इसलिए जब हमने वायुमंडल के घटक देखे, गैसें देखी, तो कुछ ऐसी हैं जो स्थिर, हमेशा उनका जो है स्थिर ही रहेगा, उनका कंसेंट्रेशन जो है, लेकिन ये अनुपात में बदल सकती हैं। तो स्थिर अनुपात वाली ये हो गई, और बदलते अनुपात वाली नंबर एक ये, दूसरा है धूलकण। धूलकण, जल्दी से बताइए किस मौसम में धूलकण अधिक होंगे? शुष्क गर्मी या आर्द्र मानसूनी मौसम? कहां पर अधिक होंगे और कहां पर कम होंगे, जल्दी बताइए। सर गर्मी शुष्क क्षेत्रों में ये धूल के कण ज्यादा होंगे, मरुस्थल में ज्यादा होंगे, लेकिन सर उसी क्षेत्र में अगर वर्षा होगी तो ये कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इनकी मात्रा भी बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? तो अभी सब लोग एक बार को लिखना अगर बंद करें तो आपके चारों तरफ जो हवा है जिसमें आप रहते हैं, क्या आपको दिखाई दे गई? क्या क्या चीजें हैं, इनमें कौन सी चीज दृश्य है, कौन सी विजिबल है? ये सारे तो अदृश्य हैं, मूलतः अदृश्य हैं, लेकिन ये दृष्टिगोचर हो सकता है। कब हो सकता है? जब इसका कंडेंसेशन हो, जब बादल बनेगा ये दिखाई दे जाएगा बच्चों, जलवाष्प दिख सकता है संघनित होकर, और धूल कण भी दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? सभी को समझ में आ गया? तो मैं आपको वायुमंडल बता रहा हूं। वायुमंडल हमारा बहुत से क्रमों से होते होते आया है, एक ही बार में नहीं बन गया बच्चों, कुछ समय में बना है। और इस वायुमंडल की संरचना हमारे आसपास, क्या अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं सांस लेता हूं तो इसमें सारी गैसेज अंदर जा रही हैं, स्थिर भी जा रही हैं अनुपात, और परिवर्तनशील भी जा रहा है। सभी लोग क्लियर? अब किसी बच्चे ने पूछा था, सर ये एयर क्वालिटी क्या होती है? तो बच्चों, ये धूल कणों में प्रदूषक भी तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते प्रदूषक? मान लीजिए वाहन से, गाड़ी से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो सब प्रदूषक है ना, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उनकी मात्रा अगर कोई नाप कर कहे कि आपकी हवा ऐसी गुणवत्ता वाली है, तो उसको क्या कहा जाता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सभी लोग को समझ में आया? ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे वायुमंडल में केवल यही गैसें हैं और कोई नहीं है? ये क्या है बच्चों? यहां पर हम एक चीज लिखेंगे, प्रमुख घटक। और भी गैसें हैं, उनकी मात्रा कम है। जैसे मैं कहूं ओजोन, ओजोन सुनिए आपने भाई, ये तो टॉप हो गए ना, 1 2 3 4। ओजोन लगभग 11th रैंक पे है, 11वीं सबसे ज्यादा मात्रा वाली गैस है, बट लिखना तो पड़ेगा।
सो बहुत सारी हैं, हमने क्या लिखा है, प्रमुख। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा भी गैसें हैं, बुरा मत मानिएगा कि सचिन सर ने तो बताया नहीं सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, सर ने तो बताया नहीं मीथेन भी होती है, सर ने तो बताया नहीं कि नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकती है और नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं कम मात्रा में। सभी लोग क्लियर? यहां तक क्लियर? संरचना भी समझ में आ गई, किस तरह से बने, आज कहां पर हैं, और मात्रा भी समझ में आ गई। ठीक है, अब आखिरी चीज और फिर क्लास खत्म कर देंगे। गुड ओजोन, बैड ओजोन, खुशबू, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। जो पहली चीज है प्राथमिक, पहले उसे समझ लें। जब ओजोन तल पे जाएंगे तो वो भी बता देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, एक बेचारा शुभम तिवारी है, रोज पूछता रहता है मेरा दोस्त कोई बनोगे, कोई बनोगे। यार महीना हो गया, अब तक तो बन जाना चाहिए था। ऐसा क्या है तुम में? आगे बढ़े। एक महीने से बेचारा कह रहा मेरा दोस्त कोई बनेगा, मेरा दोस्त कोई बनेगा। ये भी नहीं पता लड़का है लड़की, मैं दोस्त बनाना चाह रहा है। कभी मोहल्ले में भी ट्राई करो, व्यक्तिगत रूप से भी तो रखो, छुप के क्या बन रहा। खैर क्लास को नहीं हटाते हैं, ये तो बीच में मुझे एक महीने से बेचारा कह रहा, फिर बोलेगा सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। मुझे लगा कोई मदद कर दूं, और इसलिए नहीं कि कोई यहाँ पे दोस्त बनवा दूं, सच में लोगों से मिलो, उनको दोस्त बनाओ। कल को आईएएस बनना क्या छुप के बनिएगा, हैं? यूट्यूब वाले आईएएस बनेंगे, एक दो फर्जी वाले भी बनते हैं। हाँ जी, तो अब अगली बात यह है कि अब ये गैसें आ गई हैं वायुमंडल में, जैसे आनी थी आ गई हैं। अब ये वायुमंडल में किस तरह से पड़ी हुई हैं, इनका संगठन क्या है, कौन बताएगा मुझे, और क्यों है? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए कि गैसें तो आ गई, वायुमंडल में गैसें आ गई ना, तो ये कैसे लगी हुई हैं? ऐसी पड़ी हुई हैं एक मिश्रित रूप में, या इसमें कुछ नियम है? जल्दी से बताइए। देखिए, ये चैट सिर्फ इसलिए है कि आपसे ये वाले प्रश्नों के उत्तर लिए जाएं। सर कुछ है, नियम है, तो क्या है? तो बच्चों यहां पर भी हमारा वायुमंडल जो है, इसमें भी स्तर हैं, स्तरीय है, लेयर्ड है। वायुमंडल ऐसा कोई मिक्सचर नहीं है कि सारे गैसें मिक्स हो गई हैं, बट इसमें भी लेयर है। जैसे पृथ्वी के अंदर लेयर थी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी सतह थी ना, हमने देखा कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो मेरा प्रश्न है क्यों, वाई? जल्दी से बताएंगे, कौन बताएगा मुझे? सर जैसे आपने बताया था पृथ्वी में चीजें जो हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण उनका विभेदन हुआ है, भारी चीजें अंदर गई हैं, हल्की चीजें बाहर। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। सो गुरुत्व विभेदन, बहुत अच्छी बात, गुरुत्व विभेदन 100%। जिसने भी कहा कि सर अपने डेंसिटी से ये लोग जो गैसें हैं, जो भारी गैसें हैं वो नीचे हैं, हल्की गैसें ऊपर हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग एकदम सही सिद्धांत समझ रहे हो। अब मुझे लेयर बता दो, कौन बताएगा मुझे लेयर? बहुत अच्छी बात है साक्षी जी, बेटा आपने कहा घनत्व, बिल्कुल सही है। अब लेयर बताइए मुझे, इन क्या लेयरों के नाम है, कुछ संस्तरों के नाम है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो देखूं क्या क्या लिख रहे हैं बच्चे। सर हल्की ऊपर है, भारी नीचे, बहुत अच्छी बात है बच्चों। कोई स्तर आपको याद है? ठीक है सर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सर मध्य मंडल, और यहां पर क्या, थर्मोस्फियर या आयन मंडल डाल दूं, या ताप मंडल? ऐसा ही है बच्चों, जैसे जैसे जाते हैं। ये सुना है आपने? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं द्रव्यमान के हिसाब से, अपने घनत्व के आधार से, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये तो आपने सही कहा। मेरा आप सबसे अनुरोध है,
आप सबसे अनुरोध है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर कौन सा है? मेरे ख्याल से 7वां चैप्टर है। एनसीईआरटी का 7वां है, बिल्कुल। एनसीईआरटी का अध्याय 7 पढ़ेंगे। कौन सी इकाई का? जो इकाई आपको बताई। वो बताते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो स्तरों में डलना है वो 2 चीजों के आधार पर है। एक घनत्व के आधार पर, गुरुत्व या घनत्व के आधार पर, और दूसरा तापमान के आधार पर। तो बच्चों, जिन भी बच्चों ने घनत्व के लिए ये कहा तो ये तो गलत है बच्चों, ये सही उत्तर नहीं है। घनत्व के लिए क्या है सर, वो बताइए फिर। तो घनत्व के हिसाब से, घनत्व के आधार पर 2 संस्तर हैं। लिखते जाइए, 2 संस्तर, 2 लेयर्स हैं। 2 लेयर्स, एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। घनत्व के हिसाब से जो भारी गैसें हैं वो नीचे हैं, जो भारी गैसें हैं वो नीचे हैं, क्योंकि वो भारी हैं। किस ऊंचाई तक? 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर के ऊपर गैसें विरल हो जाती हैं। चित्र बना लीजिए तो बहुत चीजें दिख जाएगा। इसको कहा जाता है, इसका नाम लिख रहा हूं, सममंडल, होमोस्फियर। इसको कहा जाता है विषम मंडल, अर्थात हीट्रोस्फियर। सभी लोग मेरे साथ पहले लिख लीजिए। जो भी बच्चे स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर लिख रहे हैं बच्चे, वो गलत है। वो गलत है। वो किस पर है? ताप आधारित है। ये ताप आधारित लेयर है। एनसीईआरटी में दोनों का वर्णन है, दोनों का मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं दिया है। तो सममंडल, विषम मंडल, सभी को समझ में आया? होमोस्फियर और हीट्रोस्फियर। सममंडल वो क्षेत्र है जिसमें गैसें अच्छे से मिलती रहती हैं। इस तरह की संवहन होने के कारण ये मिलता रहता है। गैस उठ रही है तो इसमें क्या हो रहा है? मिश्रण हो रहा है। अच्छा मिश्रण हो जाने के कारण, गुड मिक्सिंग के कारण यहां पर क्या रहता है? कांस्टेंट प्रपोर्शन। सर हिंदी में लिखिए, स्थिर अनुपात। तो यहां पर गैस कैसे मिलेगी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 9%, 0.9। तो निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? होमोस्फियर, अर्थात सममंडल। यहां गैसें जो हैं मिश्रित होने के कारण एक समानता बनाए रखती हैं। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं है कि एक गैस या एक मॉलिक्यूल बढ़ गए, ठीक है। लेकिन विषम मंडल में अपने घनत्व के आधार पर गैसें लग जाती हैं। यहां पर क्या हो जाते हैं? गैस के लेयर बन जाते हैं। 80 किलोमीटर के ऊपर गैस के लेयर हैं। कौन सी वो? कौन सी वो? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। समझ में आया? क्लियर है सभी लोग? तो जो आपने कहा था कि भार के हिसाब से लग जाएंगी, बिल्कुल सही लग जाएंगी। 80 किलोमीटर के ऊपर विषम मंडल, हीट्रोस्फियर। 80 किलोमीटर के नीचे सममंडल। नौशीन कह रही है सर मैंने लिखा तो बहुत अच्छी बात है। नौशीन, मोहित कह रहे हैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब मेहनत आपकी रंग लाए और आप लोग खूब जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचे। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सर गैस मिश्रित हो जाने के कारण संगठन समान रहता है? जी प्रशांत जी, चीजें जब जितना मिक्स हो जाएंगी तो उनका अनुपात उस पूरे के पूरे 80 किलोमीटर के दायरे में वही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया वायुमंडल की संरचना है, ड्राई गैस भी देख लिया, वेरिएबल भी देख लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपके लिए बताया संगठन क्या है बच्चों। नीचे वाले में हम देखते हैं यहां तक आ गया 0 से 80।
जीरो से ये वाला बनाना नहीं है, मुश्किल चित्र है, इसलिए आपके लिए आसान मैंने बनवाया। 0 से 80 तक क्या होता है, ये गैसें आपस में मिक्स कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, गैसें आसानी से मिक्स नहीं कर पाती हैं, मिक्स नहीं कर पाती हैं तो वो बन जाता है हीट्रोस्फीयर। तकनीकी डायग्राम है, किसी ने कहा सविंदर सिंह में दिया है, ये लोग सविंदर सिंह से पढ़ पढ़ के तब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सामान्य किताब में दिया हो, ठीक है। चलिए इसको एक कदम और लेकर जा रहा हूं यहां पर। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको सूचना देनी थी। सर मैप का करंट अफेयर्स बेटा समय नहीं मिलता है, इसलिए करंट अफेयर्स अभी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग क्लास रख देंगे, चिंता मत करिए, मैप की करंट भी करेंगे। यहां तक क्लियर सभी छात्र? अब आते हैं इस पर कि सर ये क्या है, ये फिर कैसे बना, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर ऐसे स्तर भी हैं, वायुमंडल के ये स्तर भी हैं, इनको क्या कहा गया, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और थर्मोस्फीयर में आयन भी आता है तो आयन मंडल में लिख रहा हूं, वरना थर्मोस्फीयर भी कह सकते हैं, ताप मंडल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, इसको स्ट्रेटोस्फियर, इसको मीसोस्फियर, इसको थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर में पाया जाता है आइनोस्फियर। अब ये घनत्व के आधार पर नहीं है। सर समुद्र से ऑक्सीजन कैसे आया? अंजलि यादव जी, मैंने इशारा भी किया और अभिषेक सर ने भी बताया होगा कि जो कुछ ऐसे जीव आए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जो ऐसे जीव थे जिन्होंने अपनी प्रक्रियाओं से ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया। जैसे आप और मैं आज सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कुछ ऐसे पादप आए, उससे पहले ऐसे पादप नहीं थे, उससे पहले ऐसे सूक्ष्म जीव नहीं थे जो ऑक्सीजन रिलीज करते हो। तो सागर में ऐसे जीव आए जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहा गया। उन लोगों ने स्टार्टिंग में शुरू किया और होते होते कई करोड़ों वर्षों बाद थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन सागर में आया और फिर सागर से वायुमंडल में आया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर ने भी ऐसा ही कुछ कहा होगा आपको। यहां तक क्लियर? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और ये होमवर्क दे रहा हूं, क्लास खत्म कर रहा हूं मैं 2 मिनट में। यहां पर क्या है बच्चों? ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान क्या होगा? तापमान कम होता है। सर कम आप कैसे बता सकते हैं? तो बेटा हमने यहां पर लिख लिया 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, -10, -30, -50, -80, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ये जो पहला स्तर है इसमें तापमान गिरकर यहां तक -80 तक पहुंच जाता है। वायुमंडल के उस पहले स्तर में जहां तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है उसको क्या कहते हैं? शोभ मंडल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, किन्हीं कारणों से यह तापमान गिरना बंद हो गया और यह तापमान बढ़ने लगता है, बढ़ के वापस लगभग 0 आ जाता है। जिस मंडल में यह होता है उस मंडल को समताप मंडल कहा जाता है। उसके बाद देखने में आया कि यह तापमान फिर से गिरना शुरू हुआ और इस बार -100 तक गिर गया। जब दोबारा गिरना शुरू होता है उसे मध्य मंडल कहते हैं, और उसके बाद ऐसा पाया कि तापमान एक बार फिर से बढ़ता है और इसको कहा जाता है थर्मोस्फीयर, ठीक है। सभी लोगों ने और थर्मोस्फीयर के ऊपर कुछ लोग लिखना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर एक और अंत में क्या आता है? बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, ठीक है।
आपका होमवर्क क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए आपका होमवर्क क्या है। सर ये तो हमने कई बार देखा, कई चित्रों में देखा है, मैं आपको चित्र भी दिखाना चाहता हूं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये 5 स्तर हो गए। इस तरह से तापमान गिरता है, फिर वापस उठता है, फिर गिरता है, फिर वापस उठता है। आपका होमवर्क यह है कि मुझे बताना है कि ताप में ऐसे अंतर क्यों है। ठीक है, तापमान में ऐसे अंतर क्यों हो रहे हैं। और शोभ आप देख सकते हैं कि ये जो सीमा निर्धारित हुई है ना बच्चों, घनत्व से निर्धारित नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा घनत्व आधारित स्तर नहीं है। ये जो 5 या 6 संस्तर हैं, ये घनत्व से नहीं बने बच्चों, ये किससे बने हैं? तापमान में जैसे जैसे हम लंबवत ऊपर जाते हैं, ऊपर उठते हुए ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से हुए हैं। मेरा प्रश्न यह है, आपको सोच के आना है कि ये तापमान ऊंचाई के साथ कम क्यों होता है, और अगर कम होता था तो बढ़ने क्यों लगा, और फिर से कम हुआ, और ऑरोरा कहां बनते हैं, आयन मंडल कैसे बनता है, ये सारी बातें कल करेंगे। आशा है आज आपकी कोशिश ये थी कि आज आपकी थोड़ी कल्पना बेहतर हो। हमने क्या बात की, पृथ्वी के स्तर पे मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे आसपास गैसों का आवरण है, वो किससे बना हुआ है, वो बहुत समय से बदलती हुई गैसें हैं। हाइड्रोजन था, हीलियम था, फिर बदल गया, मीथेन, अमोनिया आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जहाज पे मैं अमोनिया लेकर जा रहा था, तो अमोनिया काफी टॉक्सिक और कोरोसिव होती है, टॉक्सिक से ज्यादा कोरोसिव होती है, मतलब वो एकदम जलन मचाती है। तो हम लोग फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए वो अमोनिया ले जा रहे थे, उससे फर्टिलाइजर बनता है, उर्वरक बनते हैं। तो वो टैंक में सब कुछ अमोनिया है और लो टेम्परेचर पर है, वहां कुछ रिसाव होने लगा और हमारे पास एक कार्य आया कि यार अगर रिसाव हो रहा है तो रिसाव रोको। बट ये एकदम इंडस्ट्रियल गैस है, तो उसके लिए मैंने सारे मास्क वगैरह पूरे लगाए और मैं उस क्षेत्र में पहुंचा, और 3 लोग थे, हम लोग काम कर रहे थे, और कुछ ऐसा हुआ कि ध्यान नहीं रहा, वो रबड़ के सारे उसमें क्लिप्स होते हैं, मुझे शायद कुछ मैंने उंगली ऐसे हिलाई होगी, तो उस वजह से थोड़ा सा उसमें मास्क ढीला हो गया। मास्क ढीला होते उसमें थोड़ी सी अमोनिया गई होगी मेरी आंखों में, सारी आंखें जलने लगी, खूब पानी बहने लगा, और ये और वो। हमने एकदम कहा कि ये काम हम यहीं पे छोड़ दें, वापस आए, उसका इलाज किया, सब कुछ किया। तो सोचिए, हल्की सी अमोनिया, थोड़ी सी अमोनिया अगर मेरी आंख में चली गई तो ये हालत हो गई। पृथ्वी पर बहुत सारी अमोनिया थी, तो क्या जीवन संभव था? तो जो दूसरा दौर था वहां जीवन संभव नहीं था, बहुत गर्म था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, अमोनिया थी, बाकी गैसें थी, और ऑक्सीजन था ही नहीं। उसके बाद जीवन आया और जीवन से ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ और बाकी गैसें भी बदली। तो 3 चरणों में हमारा वायुमंडल जैसा है वैसा बना। लेकिन उसमें भी एक स्थिर अनुपात वाली गैसें हैं जो हर जगह पाई जाती हैं, और एक परिवर्तनशील है जो आपको समझ में आया होगा कि हमारे धूल के कण और हमारे जलवाष्प। सो एक होमवर्क मैंने आपको यह दिया है कि ये बताइए तापमान क्यों बदलता है। एक और एनसीईआरटी से पढ़ना है, दूसरा उत्तर, और चाहे तो चैट में लिखिएगा, ये धूल कण क्या होते हैं और ये धूलकण कहां से आते हैं। धूलकण क्या होते हैं, किन चीजों से बने हुए हैं। जैसे किसी ने कल पूछा था या पिछली क्लास में पूछा था, सर ये राख कहां से आती है ज्वालामुखी में। तो धूलकण कहां से आए ये जरूर सोचिएगा। तो मैं चाहता हूं ये 2 काम करिएगा। उसके बाद फिर अब हम क्या कर रहे हैं, इसके संगठन की बात कर रहे हैं। इसमें हमने कहा ये स्तरों में लगा हुआ है, और स्तर जो हमें घनत्व के आधार पर मिले, सममंडल और उसके ऊपर विषम मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और उसके बाद ताप जनित ये हैं, तो इस पर बात होगी। और कल मैं आपको ताप से जुड़ी हुई चीजें, पृथ्वी का सौर से जो सौर विकिरण आता है, कितने गर्म हो रही है, कैसे हो रही है। और इस बार हमारे पास 2022 में एक प्रश्न भी आया कि विषुवत रेखा और ध्रुवों के बीच में जो ताप है वो कितने प्रतिशतता होता है। तो वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। आप सबसे अनुरोध है कि एनसीईआरटी की जो अब एनसीईआरटी क्लास 11th की सिद्धांतों वाली में एटमॉस्फेयर का चैप्टर 7 जरूर पढ़िएगा। और जो लोग 7 पढ़ चुके हैं, आपसे अनुरोध है उसके पीछे के प्रश्न करिएगा, और 8 भी ट्राई करिए, क्योंकि 8 में तापमान आएगा। ठीक है, आशा है आपको बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा। मेरे बहुत बहुत अनुरोध है आप लोगों से, थोड़ी कल्पनाशीलता रखिए। और आज गुरु पूर्णिमा है, मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, थोड़ी कल्पनाशीलता का भी विकास करें, ताकि यूपीएससी में जो कल्पनाशील प्रश्न बनते हैं उन चुनौतियों को आप खूब अच्छे से हल कर सकें। थैंक्स अ लॉट, इस विश के साथ कि आप जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आपकी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी मुझे बधाई आई है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कल मिलता हूं। गुड नाइट।